Today I'm going to tell you about fibroids. Fibroids are most common benign tumors of female genital tract arising from myometrium. पहली बात कि ये benign tumors हैं. बनते कैसे हैं? Neoplastic transformation of smooth muscle cells. यानी यूट्रस में जो myometrium वाला पोर्शन है, myometrium में smooth muscle cells होते हैं, उनकी न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो ये बिनाइन ट्यूमर्स अराइज होते हैं. इनके 2-3 तरह के नाम हैं. मायोमा भी कहते हैं आप, लियोमायोमा या लियोमायोमेटा. फाइब्रॉइड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए. सबसे पहली बात कि ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड फर्म ट्यूमर्स हैं. वेल डिफाइंड मार्जिन होगा. ये पेल होते हैं. वर्ल्ड अपीयरेंस होती है इनकी. सराउंडिंग मायोमेट्रियम के मुकाबले में इनका कलर थोड़ा लाइट होता है. मायोमेट्रियम डार्क कलर की होती है, ये जरा पेल होते हैं. टिपिकल इसके वर्ल्स बने हुए होते हैं जो मसल के फेसिकल्स होते हैं. कंपोजिशन इनकी क्या है? इनमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट होता है यानी कनेक्टिव टिश्यू. टाइप्स क्या हैं फाइब्रॉइड्स की? एक होते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स. यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं. सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स एंड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स. यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के अलावा सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स होते हैं जो सर्विक्स पे बनते हैं. फिर यूट्राइन लिगामेंट्स में भी फाइब्रॉइड्स बनते हैं. ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड्स और ओवेरियन फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं. जैसा कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, यूट्रस के फंडस पे जो एक फाइब्रॉइड बना हुआ है वो पेडंक्यूलेटेड सबसिरोजल फाइब्रॉइड है और जो यूट्राइन कैविटी के अंदर है वो पेडंक्यूलेटेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है. बाकी जो येलोइश ब्राउन कलर के नजर आ रहे हैं उनमें इंट्राम्यूरल और सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं और जो नीचे सर्विक्स के पोर्शन पे है वो सर्वाइकल फाइब्रॉइड है. अगेन दिस पिक्चर इज शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूट्राइन एंड सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स. ये एक ही यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं. ऊपर बहुत बड़ा पेडंक्यूलेटेड फाइब्रॉइड नजर आ रहा है, सबसिरोजल फाइब्रॉइड. सबसिरोजल या सबसीरस क्यों हम इसे कहते हैं? क्योंकि ये यूट्राइन सिरोजा से अराइज हो रहा है. वो टिपिकली मायोमेट्रियम में बनते हैं. और जो सब म्यूकोजल हैं वो फाइब्रॉइड्स होते हैं जो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम दोनों से मिला के बनते हैं. सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड भी पेडंक्यूलेटेड हो सकते हैं जो पॉलिप की तरह प्रेजेंट करते हैं. जैसे कि ये नीचे सबसे बड़ा फाइब्रॉइड एक नजर आ रहा है जो वेजाइनल कैनाल तक एक्सटेंड कर रहा है. सर्वाइकल फाइब्रॉइड की कोई आगे टाइप्स नहीं होती. दिस पिक्चर इज अगेन शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एंड सर्वाइकल फाइब्रॉइड. सबसिरोजल फाइब्रॉइड यूट्राइन सिरोजा तक एक्सटेंड कर रहा है यानी थोड़ा बहुत मायोमेट्रियम भी उसने इन्वॉल्व किया हुआ है लेकिन यूट्राइन सिरोजा को टच करके थोड़ा सा बाहर प्रोट्रूड हुआ हुआ है. लेकिन जो पेडंक्यूलेटेड सबसिरोजल फाइब्रॉइड होते हैं वो यूट्राइन सिरोजा से अराइज होते हैं और यूट्रस से अलहदा सेपरेटली ग्रो करते हैं. इसी तरह पेडंक्यूलेटेड सबम्यूकोजल एंड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड. सबम्यूकोजल वो होंगे जिन्होंने मायोमेट्रियम को भी इन्वॉल्व किया हुआ होगा और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को भी इन्वॉल्व किया हुआ है. लेकिन पेडंक्यूलेटेड सबम्यूकोजल वो होंगे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग से अराइज होके अंदर कैविटी में या नीचे वेजाइनल कैनाल तक प्रोट्रूड कर रहे होंगे. दिस इज फीगो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स. इसको कुछ नंबर्स में डिवाइड किया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि आपको ये नंबर्स देखते ही उसकी टाइप का पता चल जाए. जैसे टाइप 0 फाइब्रॉइड्स वो होंगे जो पेडंक्यूलेटेड इंट्रा कैविटरी हैं यानी कि पेडंक्यूलेटेड सब म्यूकोजल हैं जो यूट्राइन कैविटी में आ रहे होते हैं. इसी तरह टाइप 1 फाइब्रॉइड्स वो हैं जो लेस देन 50% इंट्राम्यूरल होते हैं. टाइप 2 से 5 तक इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं. ये क्लासिफिकेशन अच्छी तरह जब आप 1-2 दफा पढ़ लेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा. लेफ्ट साइड पे छोटी सी जो पिक्चर बनाई हुई है उससे भी समझ आ रहा है. जो प्रीवियस पिक्चर्स मैंने आपको डिस्क्राइब की हैं वहां से भी देख के आप ये सारी टाइप्स याद रख सकते हैं. रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? 2 तरह की टेंडेंसीज हैं. एक हेल्पिंग फैक्टर्स हैं जो फाइब्रॉइड की ग्रोथ को रोक रहे होते हैं, इनहिबिट कर रहे होते हैं. और एक वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फाइब्रॉइड की डेवलपमेंट बढ़ जाती है जिसे मैंने रेड एरो से शो किया हुआ है. वो रिस्क फैक्टर्स जो फाइब्रॉइड की डेवलपमेंट और ग्रोथ को बढ़ा रहे होते हैं उनमें सबसे पहले है इंक्रीजिंग एज. यंग एज में फाइब्रॉइड्स का इंसिडेंस ज्यादा होता है लेकिन क्लोज टू मेनोपॉज इनका साइज भी रिग्रेस हो जाता है और इनके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं. बिल्कुल टीन एज में इनका इंसिडेंस इतना ज्यादा नहीं होता. रिप्रोडक्टिव एज में टेंडेंसी बढ़ती जाती है. नली पैरिटी या लो पैरिटी, चूंकि इसकी वजह से ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है इसलिए फाइब्रॉइड की ग्रोथ भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और इंसिडेंस भी बढ़ जाता है. फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है. ओबेसिटी, इसमें भी चूंकि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है इसलिए फाइब्रॉइड की ग्रोथ भी बढ़ जाती है. अर्ली मेनार्की, इसका ताल्लुक भी हाइपर एस्ट्रोजनिज्म से है.
अफ्रीकन रेस या ब्लैक वुमेन, इनमें भी 2 to 3 टाइम्स इंसिडेंस ज्यादा होता है फाइब्रॉइड होने का। डायबिटीज, हाइपरटेंशन भी रिस्क फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स जो फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करते हैं या फाइब्रॉइड्स का इंसिडेंस कम करते हैं, वो येलो कलर के एरो से शो किए हुए हैं। इनमें सबसे पहले है प्रेगनेंसी या इंक्रीज्ड पैरिटी। मल्टी पैरिटी में कम चांस होता है फाइब्रॉइड बनने का। सिगरेट स्मोकिंग भी एक हेल्पिंग फैक्टर है। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ये भी फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ज्यादा पीओपीज, प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स ज्यादा हेल्पिंग हैं। इसी तरह डेपो-प्रोवेरा, ये भी इंजेक्टेबल प्रोजेस्ट्रोजन्स हैं। मायरीना भी लोअर रेट ऑफ डेवलपमेंट कराती है फाइब्रॉइड्स का। कंजम्पशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, ये भी फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करती हैं। जैसा कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है, एथनिसिटी, ब्लैक वुमेन, इंक्रीजिंग वेट, लैक ऑफ चाइल्ड बेयरिंग या नलीपेरिटी, इसकी वजह से भी फाइब्रॉइड का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अर्ली मिनार्की, एज एट फर्स्ट मेंसेस, ये भी फाइब्रॉइड के इंसिडेंस को ज्यादा करते हैं। इटियोलॉजी क्या है? फाइब्रॉइड की ग्रोथ में, इसकी डेवलपमेंट में क्या फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं? इस एक स्लाइड को आपने याद रखना है। फाइब्रॉइड्स बेसिकली हैं क्या? स्पिंडल्ड स्मूथ मसल सेल्स हैं, अरेंज्ड इन फेसिकल्स with abundant eosinophilic cytoplasm and uniform nuclei। एक सिंगल स्मूथ मसल सेल होता है। सेल के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। ये स्मूथ मसल स्पिंडल्ड होते हैं, फेसिकल्स में अरेंज हुए हुए होते हैं। इन्हीं की न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन से फाइब्रॉइड के फेसिकल्स बढ़ते जाते हैं। ये 4-5 फैक्टर्स फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ को प्रमोट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि फाइब्रॉइड्स पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स होते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आपको पता है ओवेरियन स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी रिलीज होती है, रिसेप्टर्स पे वो एक्ट करते हैं और फाइब्रॉइड की ग्रोथ बढ़ती जाती है। इसीलिए इनका साइक्लिकल इन्फ्लुएंस होता है। एबनॉर्मल एंजियोजेनेसिस, जिस जगह फाइब्रॉइड बना हुआ होता है वहां सराउंडिंग एरिया में वेस्कुलर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, एबनॉर्मल एंजियोजेनेसिस हो जाती है और यही वजह है कि पेशेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेंट करते हैं। एंजियोजेनिक ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। इसी तरह साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। BCL2 एपोप्टोसिस को इनहिबिट करेगा और फाइब्रॉइड की ग्रोथ स्टॉप करने के लिए हमारे पास कोई फोर्सेज नहीं रहेंगी, सो ग्रोथ उसकी बढ़ती चली जाएगी। एंडोमेट्रियल सरफेस एरिया, जिस जगह फाइब्रॉइड बन रहे होते हैं वहां सारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब एंडोमेट्रियल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ब्लीड करने के लिए ज्यादा एरिया मिल जाएगा। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग हैवी हो जाती है। जहां वो 2 एरियाज से ब्लीडिंग हो रही थी वहां वो 6 एरियाज से हो रही है। क्लिनिकल असेसमेंट कैसे करेंगे? सिम्टम्स याद करने के लिए ये पिक्चर अपने माइंड में रखें। इसमें देखें आप, यूट्रस बना हुआ है और उसके राइट साइड पे ब्लैडर है और लेफ्ट साइड पे रेक्टम या एनल कैनाल है। एक फाइब्रॉइड आपको नजर आ रहा है जो यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, यानी यूट्राइन कैविटी कंप्रेस हो रही है। या तो फाइब्रॉइड्स यूट्रस के लेवल पे एक्ट करेंगे, कैविटी को डिस्टॉर्ट करेंगे और रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन के सिम्टम्स आएंगे। ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो यूरिनरी सिम्टम्स आएंगे। बाउल पे प्रेशर पड़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन और हेमरॉइड्स और बाउल सिम्टम्स आ जाएंगे। मोस्ट कॉमनली एसिम्टोमेटिक होते हैं फाइब्रॉइड्स। अगर स्मॉल हैं, सिंगल फाइब्रॉइड है, ज्यादातर वो कोई सिम्टम नहीं देता। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टिपिकल सिम्टम है फाइब्रॉइड्स का। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये भी इसके साइज पे डिपेंड करेगा। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं या लार्ज साइज फाइब्रॉइड्स हैं तो वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन कराएंगे क्योंकि ये रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं। डिस्कम्फर्ट किस तरह से आएगी कि चलने फिरने में, रूटीन लाइफ के काम करने में प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, इंडाइजेशन होगा, खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा, ब्लोटिंग होगी। प्रेशर सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे? ऊपर से स्टार्ट करें। चेस्ट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, इंडाइजेशन है। नीचे आते जाएं, एडीमा लेग्स में डेवलप होगा, वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। फिर इसी तरह ब्लैडर पे प्रेशर होगा तो यूरिनरी सिम्टम्स होंगे, बाउल पे प्रेशर होगा तो कॉन्स्टिपेशन, हेमरॉइड्स, बाउल वाले सिम्टम्स आएंगे। रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हुआ होगा, फाइब्रॉइड की ग्रोथ बढ़ती जा रही होगी, सब फर्टिलिटी भी चल रही होगी। डिस्पेरोनिया, लार्ज साइज फाइब्रॉइड्स प्रेशर इफेक्ट देंगे और डिस्पेरोनिया के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। मिसकैरेज, PPH, अगर एक फाइब्रॉइड यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है तो अर्ली मिसकैरेज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। जाहिर है प्रेगनेंसी को ठहरने के लिए अंदर स्पेस नहीं मिलेगी। इसी तरह PPH क्यों होगा? मायोमीट्रियल कॉन्ट्रेक्टाइल क्वालिटी पुअर हो जाएगी और यूट्रस ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। बॉगी यूट्रस होगा तो यूट्राइन एटोनी डेवलप होगी और PPH हो जाएगा। एग्जामिनेशन के वही 4 कंपोनेंट्स हैं।
सबसे पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है आपने, एनीमिया के साइंस देख लेने हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपको फर्म मोबाइल मैस फील होगा, इसको आपने वीक्स में नरेट करना है, 12 वीक साइज, 14 वीक साइज, 20 वीक साइज मैस। स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे अगर तो कोई लार्ज सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है तो वो पॉलिप की तरह नजर आ रहा होगा। बाय मैनुअल पे आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग कंफर्म होती हैं। बाय मैनुअल पे फाइब्रॉइड्स अच्छे फर्म कंसिस्टेंसी के साथ फील होते हैं। एंटीरियर वॉल पे भी हो सकते हैं, पोस्टीरियर वॉल पे भी हो सकते हैं। वर्कअप आप क्या कराएंगे? उसी तरह बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस आपकी कॉज रिलेटेड होंगी। सीरम फेरिटिन, पेरिफेरल स्मेयर आप एनीमिया के वर्कअप के लिए करा लेंगे। कोएगुलेशन प्रोफाइल अगर बहुत ज्यादा पेशेंट ब्लीडिंग की हिस्ट्री दे रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में आप साइज ऑफ फाइब्रॉइड, साइट ऑफ फाइब्रॉइड, एनी अदर पेल्विक मैसेज, ये सब चीजें देख लेते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड अगर तो 12 वीक साइज से ज्यादा एब्डोमिनल साइज है और इतना बड़ा फाइब्रॉइड है तो फिर आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ये 12 वीक साइज आपने याद रखना है। हिस्टेरोस्कोपी स्ट्रक्चरल लीजन्स के लिए डायग्नोस्टिक है, जैसे पॉलिप्स हैं, फाइब्रॉइड्स हैं या यूट्राइन कैविटी की एबनॉर्मेलिटीज हैं। अगर तो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एक्सपर्टीज अवेलेबल है तो फिर आप हिस्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं। लार्ज साइज फाइब्रॉइड्स अगर कोई पेल्विक मैसेज भी हुए हुए हैं और वो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है तो फिर आप MRI करा सकते हैं। उस सिचुएशन में MRI हेल्पफुल होगा। सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी ये यूट्राइन कैविटी के डिस्टॉर्शन को देखने के लिए अच्छी होती है। ये भी एक अल्ट्रासाउंड है और वहीं होगा जहां फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एक्सपर्टीज अवेलेबल हैं। सो बेसिकली जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है। मैनेजमेंट डिपेंड करेगी पेशेंट की एज पर, फर्टिलिटी विशेस पर, इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स पर, साइज ऑफ फाइब्रॉइड, साइट ऑफ फाइब्रॉइड एंड टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स, एंड फाइनली पेशेंट्स चॉइस। मैनेजमेंट उसी तरह मेडिकल मैनेजमेंट है और सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास नॉन हार्मोनल एंड हार्मोनल। नॉन हार्मोनल हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटमेंट देंगे आप। ये फाइब्रॉइड के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं कर रही होती, ये पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए देंगे। एंटीफाइब्रिनोलिटिक्स, ट्रानेक्सामिक एसिड एंड एनसेड्स ब्लड लॉस को कम करेंगे, पेन को कम करेंगे। हार्मोनल ट्रीटमेंट में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी 50% रिडक्शन कराती हैं ब्लड लॉस में। मायरीना आप उस सिचुएशन में दे सकते हैं जहां फाइब्रॉइड्स ने यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट नहीं किया हुआ होता। ये भी आप बेसिकली मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस को कम कराने के लिए मायरीना दे रहे होते हैं उन पेशेंट्स में जो सर्जरी नहीं चाहते, जिनके स्मॉल फाइब्रॉइड्स हैं, कैविटी को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ या सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत ज्यादा पुअर नहीं है। GnRH एनालॉग्स इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एमेनोरिया करवाते हैं और फाइब्रॉइड के साइज को श्रिंक करते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट किसी को दें हम GnRH एनालॉग्स का तो वो ऑस्टियोपोरोसिस करा सकता है, बोन लॉस का रिस्क है। इसलिए एड बैक थेरेपी के साथ हम देते हैं। एड बैक थेरेपी में टिबुलोन दे सकते हैं या HRT कंबाइंड HRT दे सकते हैं ताकि ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो सके। GnRH एगोनिस्ट 2-3 तरह के पेशेंट्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले वो पेशेंट्स जिनमें एनीमिया डेवलप हुआ होता है और आप सर्जरी करना चाह रहे होते हैं लेकिन एनीमिया की वजह से प्रोसीड नहीं कर रहे और आप 3 से 4 महीनों का या 6 महीनों का ब्रेक ले रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में GnRH एनालॉग बहुत अच्छे होते हैं। फाइब्रॉइड के साइज को कम भी करेंगे, इतनी देर में बिल्डअप ऑफ एज भी हो जाएगा। साइज श्रिंक करने के साथ साथ सर्जरी की प्लेन अच्छी मिल जाएगी, यानी एरिया आपका वेल डिफाइंड हो जाएगा, मार्जिन्स वेल डिफाइंड हो जाएंगे। सर्जरी करने के लिए आपको एक अच्छा क्लीन प्लेन मिल जाएगा। ये फाइब्रॉइड का साइज और वेस्कुलैरिटी कम करते हैं, सो सर्जरी में ब्लड लॉस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसी तरह हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी करने से पहले भी आप GnRH एनालॉग्स देते हैं ताकि श्रिंकेज ऑफ फाइब्रॉइड हो जाए और वेस्कुलैरिटी कम हो जाए। फिर वो हिस्टेरोस्कोपिकली इजीली निकल आते हैं फाइब्रॉइड्स। ऑपरेटिंग टाइम कम हो जाता है, ब्लड लॉस कम होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्टेंशन मीडियम कम पड़ जाता है और ट्रीटमेंट फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। सो वो पेशेंट्स जिनमें सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो चुका है उनमें आप GnRH एगोनिस्ट दे सकते हैं विद लो डोज HRT। SPRM सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, इनमें आपका एंटी प्रोजेस्टेरॉन माइफीप्रेस्टोन आता है और एक यूलिप्रिस्टिल एसीटेट आता है।
5 mg से 10 mg डेली हम देते हैं 3 to 6 मंथ्स के लिए। ये फाइब्रॉइड का वॉल्यूम भी कम कराते हैं, फाइब्रॉइड रिलेटेड एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कम करते हैं, फाइब्रॉइड की ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। सो वो पेशेंट्स जो सर्जरी ऑप्ट नहीं करना चाह रहे होते, उनमें यूलिप्रिस्टिल एसीटेट बहुत इफेक्टिव है फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सेकेंडरी टू फाइब्रॉइड्स। इसी तरह हिस्टेरेक्टमी से पहले भी यूलिप्रिस्टिल एसीटेट दे सकते हैं फॉर 3 मंथ्स। रीसेंट गाइडलाइंस में यूलिप्रिस्टिल एसीटेट का बहुत मेजर रोल है। सर्जिकल मैनेजमेंट में भी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, कंजर्वेटिव मेथड्स, परमानेंट मेथड्स। कंजर्वेटिव मेथड्स उन पेशेंट्स में आप करेंगे जिन्होंने अभी फर्टिलिटी एक्सटेंड करनी है। इनमें सबसे पहले आता है मायोमेक्टमी, यानी रिमूवल ऑफ मायोमा थ्रू सर्जरी। 3 तरह के हमारे पास रूट्स हैं, एब्डोमिनल, लेप्रोस्कोपिक एंड हिस्टेरोस्कोपिक। एब्डोमिनल मायोमेक्टमी में रिकरेंस के चांसेस ज्यादा हैं और हेमरेज के चांसेस भी ज्यादा हैं, यानी एक्सेसिव ब्लड लॉस। लेस देन 1% चांस है कि मायोमेक्टमी करने के दौरान इमरजेंसी हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ जाए बिकॉज ऑफ हेमरेज। प्लस मायोमेक्टमी की वजह से एडहीजन्स हो सकती हैं और आगे फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये सारी चीजें आप पेशेंट को जरूर काउंसल करेंगे। लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी वहीं होगी जहां एक्सपर्टीज अवेलेबल होंगी। लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी आप तभी करेंगे जब फाइब्रॉइड्स का साइज 8 या 10 सेंटीमीटर तक नहीं होगा। स्मॉलर देन 8 सेंटीमीटर साइज हो, फाइब्रॉइड का नंबर कम हो, 2 to 3 फाइब्रॉइड्स हो। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर का क्या एडवांटेज है? रिड्यूस ब्लड लॉस, क्विक रिकवरी, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, स्कारलेस सर्जरी है। सबसिरोजल और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स लेप्रोस्कोपिकली इजीली रिमूव हो सकते हैं, या वो फाइब्रॉइड्स जो यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे। हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी टाइप 0 और टाइप 1 फाइब्रॉइड्स के लिए ज्यादा सूटेबल है, प्लस लेस देन 3 to 5 सेंटीमीटर साइज। टाइप 2 फाइब्रॉइड्स को हिस्टेरोस्कोपिकली रिमूव करने के लिए आपको पहले GnRH एनालॉग्स देने पड़ते हैं ताकि साइज और वेस्कुलरिटी श्रिंक हो जाए। इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है? फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, हेमरेज, इन्फेक्शन प्लस यूट्राइन परफोरेशन के चांसेस हैं, प्लस ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस। फेमरल आर्टरीज को कैनलाइज करते हैं और पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं जो कि यूट्राइन आर्टरी को एम्बोलाइज करती हैं। और जाहिर है जब फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई खत्म कर दी जाएगी तो फाइब्रॉइड्स का साइज भी कम हो जाएगा। शॉर्टर प्रोसीजर है, लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन आपने सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स के लिए करनी है, नॉट फॉर एसिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स। इस प्रोसीजर के कुछ अर्ली साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ इसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले आता है पेन, इस्केमिक पेन। हीमाटोमा बन जाएगा, जिस जगह आपने पंक्चर किया है पंक्चर साइट पे ब्रूजिंग हो जाएगी। पंक्चर साइट, ब्रूजिंग, पेन एंड फिब्राइल रिएक्शन, जिसे हम पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीजर यूट्राइन आर्टरी कैनुलेट हो सकती है। लेट कॉम्प्लिकेशंस में वेजाइनल डिस्चार्ज, इन्फेक्शन हो जाएगा, डिलेड पैसेज ऑफ इन्फेक्टेड सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स, प्लस ओवेरियन फेलियर के चांसेस हैं। ओवेरियन फेलियर ज्यादातर ओल्ड एज की विमेन में होगा, मोर देन 45 इयर्स। परमानेंट ओवेरियन फेलियर अगर डेवलप होगा तो एमेनोरिया हो जाएगा, एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाएगी। अगर कोई लार्ज साइज फाइब्रॉइड है जैसे पेडंकुलेटेड सबसिरोजल है, उनमें अगर आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा और वो इन्फेक्टेड फाइब्रॉइड सर्वाइकल ऑब्स्ट्रक्शन भी करा सकता है, यानी जब वो डिटैच होगा अपनी जगह से तो सर्विक्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा और ऐसी हालत में अगेन आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन आप उन पेशेंट्स में नहीं कर सकते जिनमें कोई रीसेंट पेल्विक इन्फेक्शन हुआ हो या कोई बहुत बड़ा पेल्विक मैस है। सो ऐसी हालत में इस प्रोसीजर से पहले अगर आप MRI कर लेंगे तो जरा बेहतर हो जाएगा। सो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपने याद रखनी है। परमानेंट मेथड्स में हिस्टेरेक्टमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। डेफिनेटिव मेथड है, ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी, फाइब्रॉइड्स भी निकल आएंगे, लेकिन ये उन पेशेंट्स में करना है जिन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है या जिनकी बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई है बिकॉज ऑफ सिम्टम्स और उनकी कोई रिप्रोडक्टिव विशेस भी नहीं है या जो खुद से चाह रहे हैं कि उनकी सर्जरी कर दी जाए। बहुत लार्ज साइज फाइब्रॉइड्स हैं तो उनके लिए फिर आप एब्डोमिनल अप्रोच करते हैं, अदरवाइज लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी भी कर सकते हैं और वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी के प्री रिक्विजिट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। हिस्टेरेक्टमी की भी कॉम्प्लिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, मॉर्बिडिटी ज्यादा है, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे है, प्लस इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट फाइब्रॉइड्स।